सर्वेभ्य नमो नमः। मैं हूं के शिक्षा गुरु और आप देख रहे हैं के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल। और आज के इस लाइव वीडियो के अंदर क्लास 10th का संस्कृत पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर हल करवाया जाएगा। और हमारे चैनल पर कक्षा 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत और व्याकरण पढ़ाई हुई है। प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी अपनी कक्षा का अध्ययन कर सकते हो। क्लास 10 संस्कृत में बोर्ड एग्जाम में आपको 23 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 7 प्रश्न संस्कृत पाठ्य पुस्तक के होंगे, जिसमें पहला प्रश्न पेपर का 12वां से लगा करके 19वां प्रश्न, ये 7 प्रश्न पाठ्य पुस्तक के होंगे। इसके अलावा 15 प्रश्न होंगे संस्कृत व्याकरण के, जो तीसरे से 11वें और 19वें से 23वें प्रश्न तक आपके संस्कृत व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से आपके जो है संस्कृत पाठ्य पुस्तक के प्रश्न डिवाइडेशन है। और जो पहला प्रश्न पूछा जाएगा वो पाठ्य पुस्तक का होगा। उस पहले प्रश्न के अंदर 12 प्रश्न होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और ये प्रश्न आपके संस्कृत पाठ्य पुस्तक के होंगे। और अंतिम 3 प्रश्न है उस शब्दार्थ के पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन और चलते हैं सीधे स्क्रीन बोर्ड पर। पहला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि उचित विकल्पम चित्वा कोष्टके ददत्, यानी एबसदे वाले प्रश्न है, सही उत्तर कोष्टक में लिखना है। पहला प्रश्न है, सत्त शक्ति यानम कज्जल मलिनम किम मुंचति ध्वानम धूमम समीरम रसालम बुद्धिमति पुरा जम्बुकम कति व्याघ्रम दतम एकम द्वौ त्रय चत्वारे आत्महितेसि भी कदा व्यायामम कर्तव्य यदा कदा प्रातः काले सायंकाले अरह। तो ये आपके पाठों के बीच में से प्रश्न है। सत्त शक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति किम मुंचति धूमम, तो पहले का ब राइट है। दूसरे के अंदर बुद्धिमती नाम की औरत थी, उसने सियार को कितने बाग दिए थे उधार, तो वहां पर आपके जो राइट होगा वो त्रय होगा, स राइट होगा। 3 बाग दिए थे, उसने कहा विश्वास के स्थान पर 1 ही लाए हो, पहले मैंने 3 दिए थे। इस तरह से पाठ के बीच में है ना। आत्महितेसि भी कदा व्यायामम कर्तव्य अरह, यानी प्रतिदिन, यदा कदा भी नहीं होगा, प्रातः काल भी नहीं होगा, सायंकाल भी नहीं होगा। तो आपके सही उत्तर आपके सामने सत शक्ति यानम कज्जल मनिनम धूमम मुंचति, ब राइट है। बुद्धिमता त्रय स राइट है। आत्मीतेसी द राइट है। तो इस तरह से राइट होने चाहिए। ये इस तरह के 12 क्वेश्चन आपके जो है कंप्लीट करने के लिए आपको लेसन्स जो है, पाठ जो भी है 12 पाठ, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे और उसके बीच बीच में प्रश्न बन करके एबसदे वाले बनते हैं। अब आपके सामने चौथा, 5वां, 6ठा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कहता है, अति दीर्घ दारुण च अयम, ये आपके शिशुलालनम पाठ में से है। अत्यधिक लंबा और भयंकर है यह क्या, काल प्रवास निवास अंधकार और त्रिदशा दीपक अस्ति, तीनों लोकों का स्वामी कौन सा है, ये आपके जननी तुल्य वत्सला पाठ में से है। रावण, इंद्र, शूर्भी, प्रकृति माता। वसंत से गुणम क जानाति, काक पिक बक सुक, ये आपके वो पाठ है श्लोक वाला। तो पहले के अंदर अति दीर्घ प्रवास है, ब राइट होगा। त्रिदशा विप इंद्र, ब राइट होगा। और छठे के अंदर भी पिक यानी कोयल राइट होगा। तो इस तरह से आपके सही उत्तर होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। अगला आपका 7वां, 8वां, 9वां क्वेश्चन है। 7वां, वनराजयी कई दुरवस्थावाम प्राप्त है। तो कई का मतलब होता है किन के द्वारा, स्थूल जीवई, तुच्छ जीवई, पक्षी भी, मानवई। और 8वें के अंदर जने बस यानम विहाय पदातिरेव किमर्थम चलती, लोग बस यान को छोड़ करके पैदल किस लिए चलते हैं। लोग नहीं, वो मनुष्य है, जो मतलब बच्चे को वो विचित्र साक्षी वाला पाठ है ये। धन के अभाव में, अपने स्वभाव से, बस के अभाव में या इच्छा के अभाव में। 9वां है, अहम कस्मई जीवनाव कामिये, ये पहले पाठ के अंदर श्लोक है। मैं किसके लिए कामना करता हूं, पशु के लिए, पक्षी के लिए, मानव के लिए या स्वार्थ के लिए, अपने आप के लिए। तो यहां पर स राइट होगा, मनुष्य के लिए। तो 7वें के अंदर होगा तुच्छ जीवई, तुच्छ जीवों के द्वारा वनराज है वो मतलब दुखी हो गया था, दुर्वस्था को प्राप्त हो गया। जने बस यानम विवाह, यानी मनुष्य बस यान छोड़ करके पैदल धन के अभाव में, तो अ राइट होगा। और 9वें के अंदर स राइट होगा। तो इस तरह से वनराज, तुच्छ जीवी, ब राइट होगा। जने बस यान अर्थकर्षण, अ राइट होगा। 9वें के अंदर अहम कस्मई जीवनाय, मानवाय, स राइट होगा। क्लियर हुआ। इस तरह से अभी आपके 3 क्वेश्चन और बाकी है, 10वां, 11वां, 12वां। 10वां है ईक्षते, ईक्षते अस्य किम अर्थम भवेत, ये ईक्षते आपके पाठ के मतलब पीछे लिए हुए गए शब्दार्थ उनमें से। इच्छति, पश्यति, नयति, करोति।
अंकम अस्य किम अर्थम भवेत। अंकम का अर्थ क्या होता है? क्रोडम बाहुम शिरः हृदयम। उहति अस्य किम अर्थम भवेत। उहति का अर्थ क्या होता है? चिंत्यति, निर्धार्यति, ज्वालयति, भक्ष्यति। ये तीनों भी पाठों के पीछे इसमें शब्दार्थ में से लिए हुए हैं। ये ऐसा प्रश्न आपके पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में एक शेड्यूल है। तो यहां पर ईक्षते का अर्थ होता है, ईक्ष का मतलब देखना होता है, तो पश्यति यानी देखना, तो ब राइट होगा। अंकम का मतलब गोद होता है, तो यहां पर गोद क्रोडम को कहते हैं। और बाहुम शिरः हृदयम नहीं होगा, तो अ राइट होगा। 11वें के अंदर क्रोडम राइट होगा। और 12वें के अंदर उहति अस्य किम अर्थम भवेत, तो इसका उत्तर होगा उहति यानी समझ जाता है, तो निर्धार्यति यानी समझ जाता है, तो ब राइट होगा इसका। तो इस तरह से आपके 10वें के अंदर ब राइट होगा पश्यति, और 11वें के अंदर अंकम यानी क्रोड ब राइट होगा, आपके अ राइट होगा, क्रोडम यानी गोद, और उहति का मतलब निर्धार्यति ब राइट होगा। ये आपके 12 क्वेश्चन हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन पूरा हुआ, 12 क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, तो देख सकते हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है क समुचित विभक्ति प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत। पिता खाली जगह स्नीयति, पुत्र शब्द के अंदर विभक्ति का प्रयोग करना है। खाली जगह वृश्चिक जायते। अब यहां पर आपको जो है इसका सही प्रयोग करना है, तो आपको पता है स्नी धातु के योग में सप्तमी विभक्ति होती है, इसलिए पुत्र में सप्तमी होगी। पिता पुत्रे स्नीयति, ये कारक रूल है। वृश्चिक जायते, जन धातु के योग में पंचमी होती है, गोमय के अंदर गोमयात शब्द होगा, गोमयात वृश्चिक जायते। और उसके बाद में जो है सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी देवदत्त है, खाली जगह सतम धार्यति। द्रि धातु के योग में, द्रि का मतलब धारण करना, देवदत्त यज्ञ दत्त के 100 रुपए धारण करता है, तो यहां पर आपके जो है यज्ञ दत्त के अंदर चतुर्थी विभक्ति आएगी, यानी कि ऋण दाता के अंदर जो है चतुर्थी विभक्ति आएगी। तो देवदत्त प्रथमा है करता है, देवदत्त धारण करता है यज्ञ दत्त के, तो यज्ञ दत्त में चतुर्थी विभक्ति आएगी, यज्ञ दत्ताय। बस ये कारक रूल याद करना है, क्वेश्चन गलत नहीं बैठेगा। खाली जगह अधो अदय जलम अस्ति, ये कारक रूल है। अधो अदय यानी सबसे नीचे, तो अधो अदय के योग में द्वितीय आती है और सिर्फ अदय आता है तो षष्ठी आती है, आपको पढ़ाया गया था। तो यहां पर भूमि की जगह भूमि में आएगा, भूमि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द मति की तरह। और गय के अंदर जो है आपके कोष्ठ के प्रदत्त प्रकृति प्रत्याभ्याम पदम निर्मयाय वाक्यम पूर्यत, तो यहां पर सृज धातु कथिन प्रत्यय से जो शब्द बनेगा वो सृष्टि बनेगा, लेकिन ब्रह्मा सृष्टि रचित, यहां द्वितीय विभक्ति होगी। देशभक्त राष्ट्र सेवाम क्री प्लस सानच, तो कुर्वाणे होगा, क्री के साथ में सानच प्रत्यय होगा। तो यहां देख सकते हो पिता पुत्रे स्नियति, गोमयात वृश्चिक जायते, देवदत्त यज्ञ दत्ताय सतम धार्यति, भूमिम अधोदय जलम अस्ति, ब्रह्मा सृष्टिम अरचित, देशभक्त राष्ट्र सेवाम कुर्वाणे चरैवेति। अब आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। अधोलिखित अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्न प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। यह आपका जो है पैराग्राफ है। शिक्षा मानवस्य विकासम परमं साधनम, शिक्षा ज्ञानोदयेन नैतिक चारित्रेण च विकासम संपादयति, शिक्षा सांस्कृतिक दृष्टिम उद्बोधयति, वर्तमान शिक्षा पद्धतो बालकस्य सर्वांगीण विकासस्य परिकल्पना अस्ति, अधुना अला आधुनिकान् विषयाणाम् अपि अध्येतुं सम्प्रेरिताः दृश्यते, यथा हि विज्ञानं गणितं भूगोलम् इतिहासम् अर्थशास्त्रं राजनीतिशास्त्रं गणितं संगीतं संगणकयन्त्रम् आद्य। वर्तमान शिक्षा पद्धतो शिक्षिताः युवका युवत्यश्च कठिनं श्रमं कृत्वा स्व स्व क्षेत्रे महत्वपूर्ण साफल्यं प्राप्तवन्तः, अतएव शिक्षा श्रमस्य महत्वम् अपि शिक्षयति। शिक्षिताः युवका मानवीय गुणान् प्रति आकर्षिताः भवन्ति। अस्माकं देशे शिक्षा प्राप्त्यै कोऽपि बालः कापि बालः च अर्थाभावं न अनुभवेत् इति शासनं प्रयतेत, यतः शिक्षा न केवलं मानव कल्याणाय अपेक्षिताः अपितु सा राष्ट्र गौरवाय अपि महत्वपूर्ण। अब आपको ग्रामर आती है तो इसका अनुवाद कर सकते हो। सीधे चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। अब ये अनसीन पैसेज है। इसका पहला क्वेश्चन है, शिक्षा कस्य महत्वम शिक्षयति, शिक्षा किसका महत्व शिक्षित करती है। तो इसका सही उत्तर आप देख सकते हो। यहां पर पूरा पैराग्राफ हमने दोबारा से आपको बताया है, क्वेश्चन पीछे बैकग्राउंड में है, तो अंडरलाइन रेड अंडरलाइन में आप देख सकते हो, अतएव शिक्षा श्रमस्य महत्वम शिक्षयति। तो इसका सिर्फ और सिर्फ उत्तर क्या श्रमस्य होगा, जो ऊपर लिखा हुआ है। और दूसरा है, देख सकते हो, मानव है विकासस्य परमम साधनम किम अस्ति, मानव विकास का परम साधन क्या है, तो शिक्षा मानव विकासस्य परमम साधनम, तो उत्तर में शिक्षा आएगा। बिल्कुल आप समझ रहे हो। अब आप देख सकते हो, शिक्षा कीदृशीम सृष्टिम अभियोति अद्बोधयति, तो शिक्षा सांस्कृतिक दृष्टिम उद्बोधयति।
बोधयति, ये आपके सांस्कृतिक दृष्टि में ऐसा इसका उत्तर होगा, सांस्कृतिक और दृष्टि में दोनों मिलाना पड़ेगा। चौथा है शिक्षिता युवका कान गुणान प्रति आकर्षिता भवंती, तो इसका ऊपर देख सकते हो अंडरलाइन में, शिक्षिता युवका मानवीय गुणान प्रति आकर्षिता भवंती, तो उत्तर में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लिखना है, शिक्षित युवक मानवीय गुणान, बस इतना ही लिखना है। अब आपके सामने ये दोबारा से है, पूरा का पूरा आप देख सकते हो सारे उत्तर लिखे हुए हैं। ऐसे उत्तर केवल वन वर्ड में ही लिखने चाहिए, जहां पर वन वर्ड वो फुल वर्ड नहीं कहा हुआ है, क्योंकि फुल वर्ड लिखोगे तो चेक करने में भी प्रॉब्लम आएगी और जो है गलत होने की भी संभावना रहती है। पांचवा क्वेश्चन है बालकस्य सर्वांगीण विकासस्य कुत्र परिकल्पना अस्ति, बालक के सर्वांगीण विकास की कहां पर परिकल्पना हो सकती है, तो इसके उत्तर के लिए भी आपको पैराग्राफ पूरा बता देते हैं। ये देख लीजिए पूरा पैराग्राफ है, अंडरलाइन में लिखा हुआ है वर्तमान शिक्षा पद्धतो बालकस्य सर्वांगीण विकासस्य परिकल्पना अस्ति, तो वर्तमान शिक्षा पद्धतो सप्तमी विभक्ति है, वर्तमान शिक्षा पद्धति में बालक का सर्वांगीण विकास की, तो इसका सिर्फ और सिर्फ उत्तर क्या होगा, वर्तमान शिक्षा पद्धतो, इतना ही इसका उत्तर होगा। क्योंकि विभक्तियों का ध्यान रखते हुए आपको उत्तर देना है तो सही सटीक बैठता है, क्योंकि चेक करने वाला कोई बच्चा नहीं होता है, उनको सारे व्याकरण का नॉलेज होता है, इसलिए आपको भी नॉलेज करके आंसर देने चाहिए। पांचवें क्वेश्चन के छठे क्वेश्चन के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, यहां पर पैराग्राफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर एक लाइन लिखी है अधुना बाला आधुनिक विषयान अपि अध्येतुं संप्रेरिता दृश्यन्ते, अत्र विशेषण पदम किम अस्ति, यहां पर आपको विशेषण पद बताना है, मतलब आपको विशेषण विशेष्य का ज्ञान अति आवश्यक है। विशेषण वो होता है जो विशेषता बताता है, तो यहां पर आधुनिकान और विषयान ये विशेषण विशेष्य हैं। आपको विषयान शब्द मुख्य शब्द लग रहा है तो उसमें द्वितीय बहुवचन है, तो आधुनिक विषय, विषय की विशेषता है कि वो आधुनिक है, तो विषयान के अंदर द्वितीय बहुवचन है, तो आधुनिक का कान के अंदर भी द्वितीय बहुवचन आ गया। इसने विशेषण पूछा है तो इसका सिर्फ और सिर्फ उत्तर क्या होगा, आधुनिकान, बिल्कुल इसका सिर्फ और सिर्फ उत्तर आधुनिकान ही होगा, क्योंकि विषयान इसका विशेषण है। तो पूरे पैराग्राफ में आपको जो है विशेषण विशेष्य का पता लगाना है। यहां पर बाला और संप्रेरिता भी विशेषण विशेष्य है, बाला विशेष्य है, संप्रेरिता आपका विशेषण है, तो ऐसे पता लगाना है। तो यहां उत्तर आपके आधुनिकान हो गया, और इसके उत्तर में आप लोग संप्रेरिता भी लिख सकते हो, क्योंकि बाला प्रथमा बहुवचन है, संप्रेरिता प्रथमा बहुवचन है, तो वो भी विशेषण है। अब आपके अतएव शिक्षा सर्वस्य महत्वम अपि शिक्षयति, इसके अंदर जो रेखांकित पद है वो संज्ञा शब्द है, उसके स्थान पर आपको सर्वनाम पद का प्रयोग करते हुए लिखना है। तो यहां पर सर्वनाम शिक्षा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो किम सर्वनाम शब्द का वहां पर आप लिख सकते हो केवल और केवल, क्योंकि सर्वनाम पद का प्रयोग करेंगे तो किम सर्वनाम का कर सकते हैं, तत् का कर सकते हैं, तो यहां पर हमने का लिखा है, ये किम सर्वनाम शब्द का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इदानीम अस्य पदस्य प्रायपदम गद्यांशात् चित्वा लिखत, इदानीम इस पद का प्रायवाची पद गद्यांश से लिखना है। संगणक यंत्र से अस्य किम अर्थम भवेत, संगणक यंत्र इस शब्द का अर्थ क्या है, और अस्ति अस्य लकार पुरुष वचनानाम निर्देशनम कुरुद, अस्ति का लकार बताना है, पुरुष बताना है, वचन बताना है, ये धातु रूप है आपके। ये तीन प्रश्न है, उससे पहले वाला एक प्रश्न ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। तो यहां पर आप देख सकते हो पूरे पैराग्राफ में इदानीम अस्य पदस्य प्राय पदम गद्यांशात् चेत्वा लिखित, इदानीम यानी इस समय, और गद्यांश के अंदर आपके सामने अंडरलाइन वाला वर्ड है अधुना, अधुना का मतलब इस समय, तो ये दोनों आपके प्राय पद बन गए हैं। और इसके बाद में संगणक यंत्र से अस्य किम अर्थम भवेत, संगणक यंत्र का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कंप्यूटर, जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा कंप्यूटर। अब अस्ति है वो एक जो है धातु रूप है, अस धातु का है, तो अस्ति स्ते संति असि स्ते स्ते अश्मि श्वैश्मय, ये आपके लट लकार में है। तो इसका पुरुष वचन पूछे तो लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है, इस तरह से आपका सही उत्तर होगा। आगे आप देख सकते हो चौथा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन था, वह तीसरे क्वेश्चन के अंदर जो है आपके गद्यांश आ गया था, चौथे के अंदर जो है संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेद करके संधि का नाम भी लिखना है। तो यहां पर सच्चित है, सच्चित का संधि विच्छेद होगा सत प्लस चित्त, और सचुत्व संधि है, संधि का पूरा ज्ञान होता है तभी कर पाते हैं, बाकी यूं ही बीच में प्लस लगा करके करने से कोई मतलब नहीं रहता है। सत त का च बन गया क्योंकि बाद में च वर्ग आ रहा है, तो सचुत्व संधि हो गई, इस तरह से नाम भी लिखना है। जगदीश के अंदर आपके जगत प्लस ईश, इस तरह से जस्व संधि
होगी, क्योंकि प्लस से पहले त आ रहा है और बाद में कोई भी स्वर आता है तो उस पहले को तीसरा आदेश हो जाता है, तो त का द बन गया, फिर क्या बन गया, जगदीश। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन आपका होगा, प्रॉपर 5 क्वेश्चन है। अधोलिखिता नाम शब्दा नाम संधि कृत्वा संधे नाम अभिलिखित। अब संधि विच्छेद किया हुआ उसका संधि करना, तो मन है प्लस हर, इसका जो संधि होगा वो होगा मनोहर। ये उत्व विसर्ग संधि है, मनोहर है उत्व विसर्ग संधि, विसर्ग का ऊ बनेगा और नए के अंदर वाला अ और ऊ मिलकर के ओ बनेगा तो मनोहर बन जाएगा। अगर द्वितीय पद का प्रथम अक्षर तीसरा चौथा पांचवा यर अलव है होगा तो। अब आपके जो है दूसरा क्वेश्चन है सम प्लस यम। तो इसके अंदर आपको पता है मैं के बाद में कोई भी व्यंजन आए तो मैं का अनुस्वार बनता है, तो यहां पर अनुस्वार बनता है तो अनुस्वार संधि होगी, लेकिन जब किसी का अनुस्वार बन जाता है तो वो परस्वरण होता है। तो यहां पर यह का परस्वरण होगा अनुस्वार वाला, चंद्र बिंदु वाला यह। यहां पर जो है यहां जो आधा यह है उसके ऊपर चंद्र बिंदु है, यहां पर सॉफ्टवेयर की वजह से ये पूरे यह के है, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, यहां पर परस्वरण संधि है। अब आपके क्वेश्चन नंबर 6 है, अधोलिखितो रेखांकित शब्दयो समास विग्रह कृत्वा नाम अपि लिखत। नीचे लिखे रेखांकित शब्दों का समास विग्रह करके नाम भी लिखना है। पहला है दशानन और दूसरा है उपनगरम। तो दशानन के उत्तर में आपको हेडिंग लगा करके क्या लिखना है, सिर्फ समास विग्रह करना है। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, हम आपको बता रहे हैं ऐसे क्वेश्चन लिख करके उसके बाद में आंसर हेडिंग लगा करके सिर्फ समास विग्रह करना है। दशानन का 10 आननानी यस्य से रावण होगा, उपनगरम का नगरस्य समीपम होगा, अविभाव समास है, ठीक है ना। 10 आननानी यस्य से रावण तीसरा अर्थ बहुरी समास, और हाडेचा नगरम उपनगरम अस्ति। तो यहां पर उपनगरम का मतलब होता है नगरस्य समीपम अव्ययभाव समास है। और इस तरह से आपको समास विग्रह करना है, जिसका समास किया हुआ उसका विग्रह करना है। यह छठा क्वेश्चन होगा। और 7वें क्वेश्चन में जो विग्रह किया हुआ है अंडरलाइन वाला वर्ड, उसको वापस समास करके और समास का नाम तो लिखना ही लिखना है। यहां पर आप देख सकते हो 7वां क्वेश्चन है, अधोलिखित रेखांकितो शब्दयो समासम विग्रह कृत्वा नाम अपि लिखत। समास विग्रह कृत्वा नहीं होगा, यहां पर क्वेश्चन मिस्टेक है, समासम कृत्वा होगा। तो अंडरलाइन वाले वर्ड देख सकते हो, नीलय कंठ यस्य से और दूसरे के अंदर देशस्य भक्तः। तो यहां पर आप नीलय कंठ यस्य से इसका समास आपको आता है तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, नीलकंठः। इस तरह से तीसरा अर्थ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा नीलकंठ है और बहुरी समास लिखना है, यानी समास करके और समास का नाम लिखना है। अंडरलाइन वाले वर्ड को ही लिखना है, बाकी को नहीं लिखना है। अंडरलाइन वाला ऊपर आपने लिख दिया तो दोबारा से नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। अब देशस्य भक्त है, इसका होगा देश भक्त है, और ये आपका तत्पुरुष समास है। वैसे 10th के अंदर तत्पुरुष को छोड़ करके बाकी सभी कोर्स में है, लेकिन आपके 9th में तत्पुरुष है, इसलिए आपको पूछा जा सकता है, आप इसका ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए तत्पुरुष का ज्ञान भी अति आवश्यक है। षष्ठी तत्पुरुष है। 8वां है, अधोलिखित पदियों उपसर्गम शब्दम च पृथक कृत्वा लिखत। उपसर्ग और शब्द को पृथक पृथक करके लिखना है। हमने जो 2 शब्द दिए हैं आपको भी 2 पूछेंगे। 22 उपसर्ग होते हैं, सभी अध्ययन आपको करना चाहिए। नि फल का होगा निस प्लस फल, क्योंकि प्लस के बाद में पहला दूसरा आता है ना, तो फ दूसरा है। अगर तीसरा चौथा पांचवा आता है तो निर उपसर्ग आता है, और पहला दूसरा आता है तो निश आता है। ये निश और निर में फर्क है, ये ज्ञान अति आवश्यक है। उसके बाद में दुरुपयोग के अंदर दुर प्लस उपयोग होगा, और इसकी विसर्ग संधि करेंगे तो दुहु प्लस उपयोग हो जाएगा। दोनों चीज यहां पर है, विसर्ग संधि भी है और दुर उपसर्ग भी है, क्योंकि रह के बाद में तीसरा चौथा पांचवा यर अलव है या फिर कोई भी स्वर आता है। अब आपके 9वां क्वेश्चन है, मंजूषायाम प्रदत्ते अव्यय पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा में दिए हुए अव्यय शब्दों को चूज करना है। गणेश है प्रथम पूज्य एव अस्ति, तो गणेश भी या फिर गणेश हमेशा या फिर गणेश अचानक, तो यहां पर सर्वदा आएगा। गणेश है सर्वदा प्रथम पूज्य एव अस्ति। ऐसे आपको थोड़ा माइनर डिफरेंट पता करके आपको सही लिखना है, तो यहां पर सर्वदा होगा, गणेश हमेशा प्रथम पूज्य है। सर्वे गतवन्तः है, यहां पर आएगा इदानीम त्वं अपि गच्छतु। यहां समझना यह कि यहां पर इदानीम का मतलब इस समय, अद्य का मतलब आज, अधुना का मतलब अब। तो अधुना कहां पर आता है कि आजकल ये बात हो रही है, वहां पर अधुना आता है। अद्य का मतलब आज, टुडे, ओनली टुडे, और इदानीम यानी इस समय, नाउ द टाइम, जस्ट। तो सर्वे गतवन्तः है, सभी चले गए। इदानीम त्वं अपि गच्छतु, अब तुम भी जा सकते हो। अधुना का मतलब भी अब होता है, अब तो कौन पढ़ता है, तो मतलब आजकल कौन पढ़ता है, तो अधुना का मतलब आजकल होता है। इस तरह से थोड़ा सा माइनर डिफरेंट करके आपको अवयव को समझना है। अब आपके 10वां क्वेश्चन आपके सामने। 10वें में आपके संख्यावाची शब्द है
इनको आपको जो है संस्कृत में लिखना है। इसके लिए आपको हम यहां पर बहुत डिटेल से समझाने जा रहे हैं। तो अधोलिखित यहां पर कौन सा है, ये 549 है, 3738 है। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, लेकिन वहां पर आपके जो है ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा, वही लिखा हुआ आएगा। और ऐसे भी आ सकता है गणित के अंदर भी 559 भी आ सकता है लिखा हुआ, और 3738 भी आ सकता है। लेकिन अगर वैसा आ गया तो क्या करोगे, इसलिए आपको दोनों अध्ययन करना जरूरी है। तो इसके उत्तर में आपको जो है 549 है, तो सबसे पहले आपको 49 लिखना है। 1 से 100 तक गिनती याद है तो आप 49 लिख सकते हो। नव पंचाशत कहते हैं, सॉरी 59, नव पंचाशत कहते हैं, और 500 को क्या कहते हैं, पंचशतम। तो नव पंचाशत लिख दो, पहले डैश करके अधिक लिख दो, और पंचशतम लिख दो। बीच में संधि भी होती है, लेकिन संधि नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन बीच में डैश करना जरूरी है। अब आपके 3738 है, तो 38 पहले लिखना है, अष्टत्रिंशत, और उसके बाद में अधिक लिखना है, फिर सप्तशत लिखना है, 700 लिखना है, सप्तशत का मतलब, फिर अधिक लिखना है, फिर 3000 लिखना है, लास्ट से शुरू होता है। तो इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, संधि करके। तो पहले के अंदर संधि क्या होगी, पहले के अंदर नव पंचाशत अधिक पंचशतम, इसको आप साथ में लिखोगे तो नव पंचाशत अधिक हो जाएगा और पंचशतम हो जाएगा। उसके बाद में अष्टत्रिंशत अधिक सप्तशताधिक त्रिसहस्रम, 2 बार अधिक अधिक आएगा। जब कोई 1000 होता है तो एक तो 100 के लिए, 1000 के लिए अधिक अधिक शब्द का प्रयोग होता है। अब 11वां क्वेश्चन है, रेखांकित वाक्ययो रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अधोलिखित वाक्यों में जो रेखांकित पद है, पठनार्थम, सा पठनार्थम आगच्छति, वह पढ़ने के लिए आती है, और रूस देश है यूक्रेन देश से विस्फोटकानि पातयति, रूस देश यूक्रेन देश पर बम गिराता है। तो यूक्रेन देश से सप्तमी एकवचन है, और पठनार्थम है, उसके अंदर पढ़ने के लिए इस तरह का शब्द है। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर किमर्थम आएगा, सा किमर्थम आगच्छति। ये किमर्थम, कथम, ये वाले वर्ड्स आपको, कीदर्शम, ये याद रखने, ये प्रश्नवाची शब्द है। तो पठनार्थम की जगह किमर्थम लिखना है, लास्ट में खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क करना है, प्रश्न बन जाएगा। और अब रूस देश है कुत्र, सप्तमी विभक्ति की जगह कुत्र आता है, इसके अंदर त्रल पढ़ते हैं, रूस देश कहां पर विस्फोट डालता है। इस तरह से क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने में सिर्फ एक ही वर्ड चेंज करना जो अंडरलाइन वाला होता है, और वो किम सर्वनाम शब्द याद होता है तो कर सकते हो। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है। 12वें क्वेश्चन में अधोलिखितस्य अन्वयम कुरुत, नीचे लिखे का अन्वय करो, मतलब आपको इसका अन्वय करना है। कंचित कालम नयमाम अस्मान् नगरात् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्जर नदी पयपुरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणं शुचि पर्यावरणम, पहले पार्ट में से दिया हुआ है। तो यहां पर कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ, तो हिंदी के अनुसार इसका अन्वय होगा, कंचित कालम पहले हो जाएगा, उसके बाद में उसका संधि विच्छेद करना है। यहां देख सकते हो आप, कंचित काल उत्तर लिख करके कंचित कालम, उसके बाद में माम अस्मात नगरात, ये तीनों शब्द ऊपर लिखे हुए हैं। नए के जस्ट बाद में माम प्लस अस्मात प्लस नगरात, अस्मात और नगरात के अंदर गमुडागम संधि है, माम अस्मात नगरात, उसके बाद में बहुदूरम, और फिर नए के अंदर नी धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पयपुरम। तो यहां पर आप देख सकते हो एकांते कांतारे, ग्रामांते के बाद में किसी गांव में, निर्जर नदी पयापुरम यानी नदी, झरने और पानी से भरे हुए तालाब, प्रपश्यामी यानी देख सकता हूं, प्रपश्यामी क्रिया है तो लास्ट में आएगी। फिर लास्ट में है आपका एकांते कांतारे, एकांत में किसी जंगल में, क्षणम अपि यानी पल भर भी, क्षणम और अपि को अलग अलग कर दो, संचरणम स्यात्, में यानी मेरा, पल भर के लिए संचरण स्यात् यानी विचरण होना चाहिए। उसके बाद में सूची पर्यावरण वाली लाइन आपको रिपीट करनी है, अतएव पर्यावरणस्य सूची भवेत्, इसलिए पर्यावरण की शुद्धि होनी चाहिए। इस तरह से आपको अन्वय करना, और अन्वय ही आपका क्या है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है हिंदी अनुवाद की। अब आपके 13वां क्वेश्चन है, अधोलिखितस्य वाक्यो शुद्धम कृत्वा लिखत, नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो धेनु दुग्धम ददाति, गाय दूध देती है। अब गाय दूध देती है तो क्या प्रॉब्लम है, अब यहां प्रॉब्लम यह है कि ददाती के अंदर बहुवचन है, क्योंकि दा धातु का रूप ही अलग चलता है। इसके अंदर प्रथमा एक वचन के अंदर ददती आता है, धेनु दुग्धम ददती, क्योंकि यहां पर ददती एक वचन है, ददाती बहुवचन है, और ददंती होता भी नहीं। से वयम भारतीय नागरिका संति, वयम भारतीय नागरिका संति नहीं आएगा, क्योंकि वयम के साथ में उत्तम पुरुष बहुवचन का आएगा। तो अस्ति स्तः संति, असि स्तः स्तः, अस्मि स्व स्मः है, तो वयम के साथ स्मः आएगा। अब आपके 14वां क्वेश्चन है, स्व संस्कृत पाठ्य पुस्तकस्य द्वौ स्वलकौ लिखतु यौ प्रश्न पत्रे न
यानी दो ऐसे श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र के अंदर अभी अभी अपने पढ़े हैं वो नहीं होने चाहिए, तो इसके लिए आपको श्लोक याद करने हैं। और 15वां क्वेश्चन आएगा बुद्धिर बलवती सदा इति पाठस्य सारम लिखत। तो इस पाठ का सार भी आपको पूरा पूरा लिखना है। कुछ बच्चे 2-4 लाइन लिख के छोड़ देते हैं, पूरा पाठ लिखना है, अपनी मर्जी से खुल के लिखना है, जो चाहते वो लिखना है। 16वां क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तकात पद्यांशस्य संस्कृते भावार्थम लिखत। अब संस्कृत में भावार्थ लिखने वाला ये 16वां क्वेश्चन, और जो पीछे अन्वय लिखने वाला सेम क्वेश्चन है। तो यहां पर क्रोधो ही प्रथम शत्रु, इसका जो है अन्वय लिखना है। कैसे लिखना है यहां देख सकते हो, संस्कृत भावार्थ के अंदर हेडिंग लगानी है संस्कृत भावार्थ, और नराणाम देह विनाशाय देह स्थित है प्रथम शत्रु क्रोध अस्ति। ये आपके भावार्थ में लिखा, ऊपर से लिखा देखो, नराणाम प्रथम पहली लाइन का लास्ट में, दूसरी लाइन में लास्ट में देह विनाशाय, तो नराणाम देह विनाशाय, फिर देह स्थित है प्रथम शत्रु क्रोध अस्ति, यानी मनुष्यों के, नराणाम यानी मनुष्यों के, देह विनाशाय यानी शरीर को नाश करने के लिए, देह स्थित है शरीर में स्थित प्रथम शत्रु पहला शत्रु, क्रोध अस्ति यानी क्रोध है। उसके बाद में तीसरी और चौथी लाइन साथ में यथा और स्थित का अलग अलग होगा, यथा का पहले होगा, उसके बाद में काष्ठगत है, फिर वहनी आ जाएगा नीचे, फिर स्थित है। जिस प्रकार लकड़ी में स्थित अग्नि उसी लकड़ी को नष्ट कर देती है, उसी तरह से मनुष्यों के शरीर में स्थित क्रोध मनुष्य के शरीर को नष्ट कर देता है। इस तरह से आपको अकॉर्डिंग टू शब्द रूप जो है अन्वय करना है, वही आपका संस्कृत भावार्थ होगा। अब आपके 16वां क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तकात पद्यांश से संस्कृत भावार्थ में, ये दूसरा वाला श्लोक है, व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। तो यहां पर सबसे पहले व्यायामम कुर्वतः, व्यायाम करते हुए, तो देख सकते हो नित्यम व्यायामम कुर्वतः, हमेशा व्यायाम करते हुए, जनस्य ये जोड़ देंगे, मनुष्य के, विदग्धम अविदग्धम, नीचे देखो विदग्धम अविदग्धम, पका हुआ बिना पका हुआ, और ऊपर है विरुद्धम यानी भोजन के विपरीत भोजन होने पर भी, निर्दोषम अपि मतलब भी, भोजनम यानी भोजन, निर्दोषम यानी बिना किसी दोष के, परिपच्यते यानी पच जाता है, यानी व्यायाम करने वाले के ये होता है। तो इस तरह से आपके 16 क्वेश्चन हो गए हैं। 17वां क्वेश्चन अधोलिखितस्य गद्यांशस्य सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवादे करणीय। एके सिंहेन सुखेन विश्राम्यते तदा एके वानरे आगत्य तस्य पुच्छम दुनोति। क्रुद्ध सिंह है, ये आपको पता है, वो आपके उस पाठ का है सौहार्द प्रकृति शोभा। तो इसका जो है आपको उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत सेमोसी द्वितीय भाग के सौहार्द प्रकृति शोभा नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। और प्रसंग लिखना होगा, प्रस्तुत गद्यांश में जंगल के एक दृश्य में स्थित सिंह को बंदर परेशान कर रहा है उसका वर्णन है। यानी प्रसंग में वो चीज लिखनी है जो इस गद्यांश के अंदर है, और संदर्भ में आपको पाठ पुस्तक का नाम बताना है, पाठ का नाम बताना है, कवि का नाम बताना है, ग्रंथ का नाम बताना है। कवि और ग्रंथ के नाम यहाँ पर है नहीं। फिर सीधा सीधा हिंदी अनुवाद लिख देना आपको। वन के एक दृश्य के पास में एक नदी बहती है, एक सिंह सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है, उस समय एक बंदर आकर के उसके पूंछ को खींचता है। क्रोधित सिंह उसको पकड़ने की इच्छा करता है, लेकिन बंदर तो कूदकर वृक्ष पर चला जाता है। उसी समय दूसरे वृक्ष से दूसरा सिंह बंदर सिंह के कान को खींचकर फिर से वृक्ष पर चढ़ जाता है। इस प्रकार से बंदर बार बार सिंह को परेशान करता है। इस तरह से आपको लिखना है, और व्याकरणात्मक टिप्पणी भी उसकी लिखनी है। चौथा 18वां क्वेश्चन है आपके अधोलिखित पद्यांश से सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवाद करने। तो सप्रसंग के अंदर आपको दोनों में से किसी एक का सप्रसंग यानी कि संदर्भ प्रसंग हिंदी व्याख्या करना है। तो आपको क्या क्या लिखना है यहाँ पर आपको बता देते हैं। श्लोक वाले प्रश्न के अंदर आपको अन्वय लिखना है सबसे पहले, फिर संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, फिर हिंदी अनुवाद लिखना है, फिर व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखनी है। तो 5 टॉपिक बनते हैं, और बाकी आपके 17वें और 16वें क्वेश्चन के अंदर 3 ही बन रहे थे। तो अन्वय आपका यहाँ पर है, इसका आप देख सकते हो। अन्वय सभी श्लोकों के आपको अलग अलग से याद रखने हैं, पाठ्य पुस्तक में भी लिखे हुए हैं। तो वहां पर आपके यह जन निमित्तम उद्देश्य प्रकुपिति से तस्य अपगमे ध्रुवम प्रसिद्धति यस्य मने तो अकारण द्वेषी तम कथम परितोषिष्यति। ये आपके श्लोक का ही है जो है सरल संस्कृत लिखी हुई है, इसी के अनुसार हिंदी अनुवाद होता है। कर्ताक्रम अनुमिति यहाँ पर की हुई है। इस तरह से आपके अन्वय लिखना है। फिर संदर्भ क्या जानते हो आप लोग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत सेमुषी द्वितीय भाग के शुभासितानी नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। यानी कि इस बुक को इन्वर्टेड कोमा में लिखना है और पाठ को इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। इस तरह से संदर्भ आपका हो जाएगा। प्रसंग के अंदर आप लिख सकते हो प्रस्तुत पद्यांश में कारण से
और बिना कारण से क्रोध करने वाले व्यक्ति के बारे में व्यक्ति की दशा बताई गई है। तो यहाँ इसका हिंदी अनुवाद होगा, जो व्यक्ति कारण को उद्देश्य बना करके क्रोध करता है वह व्यक्ति उस कारण के समाप्त होने पर निश्चय ही प्रसन्न होता है। जिस व्यक्ति का मन बिना कारण द्वेष करता है वो होता है, उसको कैसे संतुष्ट किया जा सकता है। उसके बाद में व्याकरणात्मक टिप्पणी आपको अपने आप में लिखनी है जो आप समझ सकते हो। यहाँ पर आपके 19वां क्वेश्चन है, वो आपके यहाँ दिखता नहीं है, फॉन्ट आपके तेज कर देंगे, लेकिन यहाँ पर नाट्यांश दिया हुआ है। अधोलिखित तस्य नाट्यांशस्य स प्रसंग हिंदी भाषा एवं अनुवाद करें, तो दोनों में से एक का करना है। तो यहाँ पर आपको एक बता देते हैं। ये आपके जो है पहला है काकह पिकह, काकह पिकह यानी कौवा और जो है कोयल के बीच में संवाद चल रहा है। यह आपके सोहार प्रकृति शोभा में से नाट्यांश लिया गया है। तो इसके अंदर भी आपको क्या क्या चीज लिखनी है, 4 चीज लिखनी है। सबसे पहले तो आप लोग उसको डैश डैश करके छोटा कर देंगे, फिर इसके संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है। संदर्भ प्रसंग पूरा होने के बाद में हिंदी अनुवाद एज इट इज लिखना है। फिर आपके व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंदर शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, संधि, समास कुछ भी लिख सकते हैं जो इसके अंदर है। तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत सेमुसी द्वितीय भाग के सोहार प्रकृति शोभा नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस तरह से संदर्भ प्रसंग के बीच में एक लाइन छोड़नी है। हिंदी अनुवाद के बीच में प्रसंग देख सकते हैं। प्रस्तुत नाट्यांश में वन के राजा बनने के लिए कौवा और कोयल के बीच में संवाद चल रहा है, उसका वर्णन करना है। तो यहाँ बीच में आपको एक एक लाइन छोड़नी है। बोर्ड परीक्षा में बहुत ही सुंदर तरीके से लिखना है, यूं घास काटना नहीं है, राइटिंग बिगाड़नी नहीं है। हिंदी अनुवाद देख सकते हो। कौवा कहता है हाँ हाँ सही कहा तुमने, वस्तुतः वनराज होने के लिए तुम्हें योग्य हूं। कोयल कहती है हंसते हुए, किस प्रकार से तुम वनराज बनने के लिए योग्य हो, जहां तहां कांव कांव करते रहते हो, कर्कश ध्वनि से वातावरण को व्याकुल करते रहते हो। इस तरह से लिखना था आपको। और 20वां क्वेश्चन है आपके क्रम रहिता नाम षड वाक्या नाम कर्म पूर्वकम संयोजत। घटे जलम अल्पम आशित तस्य मस्तिके एक विचार समागत है, एक पिपाशित है, काके आसित। अथवा में आपको एक जो है गद्यांश लिखना होता है, तो हम आपके जो है ये क्रम रहित वाक्यों को क्रम सहित लिखने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो घड़े में जल तोड़ा था, उसके मन में एक विचार आया, एक प्यासा कौवा था, पत्थरों के टुकड़ों को घड़े में डाला। तो यहाँ पर सही आपके जो है तीसरा होगा। सबसे पहले एक पिपाशित काके आसित यानी एक प्यासा कौवा था। स वने एकम घटम अपश्यत, उसने वन में एक घड़ा देखा। घटे जलम अल्पम आसित, घड़े में पानी कम था। इसको पूरा ऊपर देख के देख सकते हैं। तस्य मस्तिके एक विचार समागत है, उसके मन में एक विचार आया। स पाषाण खंडानी घड़े अक्षिपत जलम च ऊपरी आगत, उसने पत्थरों के टुकड़ों को घड़े में डाला और पानी ऊपर आया। जलम पीतवा काके तथा अगच्छत, पानी पीकर कौवा वहां से चला गया। इस तरह से कहानी आपके कोई भी आ सकती है, ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है, ये तो मॉडल टेस्ट है, आपका मॉडल पेपर है। यहां पर इस तरह के क्वेश्चन आपको सही करने हैं। एक गलत हुआ तो पूरा गलत हो सकता है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो 21वां, विद्यालय स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगितार्थम स्व प्रधानाचार्यम प्रति प्रार्थना पत्रम लिखत। ये एक तो आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, टॉपिक दे दिया। अथवा में आपका जो प्रश्न आएगा उसके अंदर आपको सबमिटेशन करना है। मित्रम प्रति अधोलिखितस्य पत्र मंजूषा प्रदत्ते पूर्यत, तो आपके मंजूषा के आधार पर हम यहां पर करने जा रहे हैं। मंजूषा है आपके अभिनय, अभ्यास, विद्यालय मंचनस्य आयोजितम कर्तल ध्वनि वदामी और रमेश सरस्वती छात्रावास है। तो यहां पर आप प्रश्न दे सकते हो। सरस्वती छात्रावास, तिथि 11 मार्च 2022 और प्रिय मित्र। अब मित्र का नाम यहां पर आएगा, ऊपर देख सकते हो आप, सबसे ऊपर मंजूषा के अंदर से शब्द यहां पर सबमिट करने हैं। एक क्वेश्चन गलत होने पर 2 होते हैं, तो यहां पर रमेश आएगा। जी हां। उसके बाद में स स्नेहम नमः है, अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहां पर सब कुछ ठीक है, वहां पर भी होंगे। गत सप्ताहे अस्माकम, पिछले सप्ताह में हमारे, इसके अंदर आएगा विद्यालय यानी विद्यालय में संस्कृत संभाषण शिविरम यानी कि संस्कृत संभाषण शिविर आयोजितम आशित यानी आयोजित था। चतुर्दिशानी यावत वयम संस्कृत संभाषण से यानी 14 दिनों तक हम संस्कृत संभाषण का, फिर खाली जगह में आएगा अभ्यासम अकूर्म यानी अभ्यास कर रहे थे, ऊपर अभ्यास लिखा हुआ है। तत्र एकस्या लघु नाटिकायाः, वहां पर एक लघु नाटिका का, फिर अपि अभवत भी हुआ था। क्या हुआ था? मंचनम यानी मंचन, अपि अभवत यानी मंचन भी हुआ था। अहम यानी मैं, तू यानी तो, मैंने तो, विदूषकस्य यानी विदूषक का, कृतवान किया था। क्या किया था? अभिनयम, यहां पर अभिनय में आएगा, अभिनय किया था। वहां पर वो मैं अलंत लिखा हुआ है, यहां पर आपको अनुस्वार करना पड़ेगा। सर्वे जना हसित्वा हसित्वा, सभी लोग हंस हंस करके, खाली जगह अकुर्वन,
करतल ध्वनिम अकुर्वम, यानी कि तालियों की आवाज की थी। तो यहां पर क्या आएगा, करतल ध्वनिम अकुर्वन। इस तरह से राइट सबमिट करना है। हिंदी अनुवाद आना जरूरी है, व्याकरण कंप्लीट है तो ये आएगा। एम इदानीम सर्वदा संस्कृतेन एव, खाली जगह, मैं इस समय संस्कृत से ही, एव यानी ही, वदामी यानी बोलता हूं, भवान अपनी संस्कृतेन संभाषण से अभ्यासम करोतु, आप भी संस्कृत के संभाषण का अभ्यास करो। पितरों प्रति मम प्रमाणांजलि, पिता के प्रति मेरा प्रणाम कहना। भवतः मित्रम रविंद्र, आपका मित्र रविंद्र। 22वां क्वेश्चन आपके सामने, सेकंड लास्ट, मंजूषायाम प्रदत्त जयपुर वर्णन के बारे में आपको लिखना है, अथवा में आपके जो है चित्र वर्णन है, यहाँ पर एक पर्यावरण का चित्र है लेकिन वो चित्र वर्णन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर अथवा वाला कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो मंजूषा के अंदर मित्रई, जयपुरम, कार्यक्रम, गमिष्यामि, दर्शनीयम, यात्रा अनुभविष्ये, भ्रमणार्थम और भवान, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखना है। पहला विनोद, अंकित, स्वयं, खाली जगह, कुत्र गमिष्यति, हे अंकित कल तुम कहां जा रहे हो। तो ये फॉन्ट आपके अच्छे आ गए। कल कुत्र गमिष्यसि, कहां जा रहे हैं, तो यहां पर भवान आएगा, भवान यानी आप कहां जा रहे हैं। तो उसके बाद में जो आप देख सकते हो इसके अंदर सही उत्तर लिख देते हैं। चलो ये लिख दिया, भवान, भवान यानी आप, कुत्र गमिष्यति यानी कहां जा रहे हो। दूसरा है अंकित, अहम, खाली जगह, गमिष्यामि, तो मैं जयपुर जा रहा हूं। नेक्स्ट आपका है तत्र किमपि कार्यम वर्तते, वहां पर कोई काम है, अथवा खाली जगह एव गच्छति, या फिर खाली जगह के लिए जा रहे हो। तो यहां पर आएगा भ्रमणार्थम यानी घूमने के लिए, भ्रमणार्थम यानी घूमने के लिए ही जा रहे हो। तो सही उत्तर आपको सबमिट करना है। कार्यम नास्ति, अंकित कहता है काम तो नहीं है। अहम तू, मैं तो, खाली जगह सह, सह के योग में हमेशा तृतीय आती है तो मित्र ही शब्द आएगा, मित्रों के साथ घूमने के लिए जा रहा हूं। उसके बाद में जयपुरे कुत्र कुत्र भ्रमणस्य, खाली जगह अस्ति, जयपुर में कहां कहां घूमने की खाली जगह है, क्या है, कार्यक्रम। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कार्यक्रम अस्ति, जयपुर में कहां कहां घूमने का कार्यक्रम है। इस तरह से समझ करके आपको लिखना है। वयम तत्र आमिर दुर्ग से, जय दुर्ग से, गोविंद दुर्ग रक्षा में, ये सब देखेंगे। तत्र नाहरगढ़ दुर्गम अपि पश्यतु, तदपि दर्शनीय अस्ति, वहां पर नाहरगढ़ दुर्ग को भी देखना, वह भी देखने योग्य है। दर्शनीय अस्ति यानी देखने योग्य है। यदि समय अवशिष्ट है, भविष्यति तरह निश्चितम तत्र, यदि समय बचा तरही यानी तो, निश्चितम तत्र यानी वहां, गमिष्यामि यानी जाएंगे, गमिष्यामि यानी जाएंगे। पाठम, अच्छा, मित्र, नमस्ते, इदानीम अहम गच्छामि, इस समय मैं जा रहा हूं। सोमवासरे आवाम पुनः मिलिष्यामि, सोमवार को फिर से मिलेंगे। तदा यानी तब, यात्रा अनुभव विषय, यहां पर यात्रा अनुभव विषय यानी यात्रा अनुभव के विषय में वार्तालापम करिष्यामि यानी वार्तालाप करेंगे। तो इस तरह से आपका जो है संवाद पूर्ति, आपको ध्यान से आराम से बैठ करके, आपको तो 3 घंटे मिलेंगे, मैं तो आधे घंटे में ही पूरा पेपर आपको समझा रहा हूं, 40 मिनट में ही। तो यहां पर आपको पूरा पूरा समझ करके और फिर लिखना भी है। तो मैंने आपको पूरा पूरा समझा दिया ये क्वेश्चन। अब आपके अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। तो चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन, अधोलिखितेषु षड् वाक्येषु केचनांच चतुर्वाक्यानां संस्कृते अनुवादम लिखत, नीचे लिखे हुए 6 वाक्यों में से कोई 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद लिखना है। पहला है अध्यापक के दोनों और छात्र हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, किसान भैंस को खेत में ले जाता है, राम और श्याम भोजन करते हैं, गांव से बाहर मंदिर है, सूर्य अस्त होने पर बालक घर पर चले गए। तो यहां पर सभी के अंदर कारक का ध्यान रखते हुए, शब्द रूप धातु रूप का ध्यान रखते हुए लिखना है। पहला अध्यापक के दोनों और छात्र हैं, तो अध्यापकम अभित है, अभित के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है, इसलिए आपके अध्यापकम के अंदर द्वितीय विभक्ति आएगी और मैं हलंत होगा क्योंकि अभित का अश्वर है। छात्रः सन्ति यानी छात्र है। दूसरा, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो यहां पर अच्छा लगना रुच धातु है, रुच धातु के योग में हमेशा कर्ता के अंदर चतुर्थी विभक्ति आती है, इसलिए बालक के अंदर चतुर्थी विभक्ति है। बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। इस तरह से आपके विभक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्कृत बनाई जा सकती है। किसान भैंस को खेत में ले जाता है, तो यहां पर आपके अकथितम जैसे द्वितीय विभक्ति के 16 धातुएं हैं। नी धातु है, नी यानी ले जाना, तो यहां पर देख सकते हो नी धातु के योग में दोनों कर्म के अंदर जो है द्वितीय विभक्ति आती है। कृषक है, ये किसान कर्ता हो गया, और भैंस और खेत ये दोनों द्वितीय विभक्ति। महिषीम क्षेत्रम नयति, भैंस को खेत में ले जाता है। अगला क्वेश्चन है, राम और श्याम भोजन करते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। रामः च श्याम, रामः श्याम च यानी राम और श्याम भोजनम कुरुते यानी भोजन कर रहे हैं, क्योंकि 2 है इसलिए द्विवचन आएगा। क्री धातु द्विवचन, करोति कुरुते, कुरुते आएगा क्योंकि 2 जने हैं। अगला है आपके गांव से बाहर मंदिर है, तो यहां पर आपके आएगा पंचमी विभक्ति आएगी, क्योंकि बाहर को बही कहते हैं, बही के योग में हमेशा पंचमी आती है।
हैं तो गांव से इसमें पंचमी विभक्ति आएगी। क्या शब्द बनेगा आपका? ग्रामात बही देवालय अस्ति। ग्रामात के अंदर पंचमी आए, गांव से बही यानी बाहर, देवालय यानी मंदिर, अस्ति यानी है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य अस्त होने पर बालक घर चले गए। ये तो सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का जो है प्रश्न है। पहले कर्ता और पहले क्रिया के होने पर ही दूसरा कर्ता और दूसरा क्रिया होती है, तो पहले वाले कर्ता और पहले वाली क्रिया दोनों के अंदर सप्तमी आती है। तो यहां पर सूर्य और जाना गत के अंदर दोनों के अंदर सप्तमी विभक्ति है। सूर्य अस्तम गते यानी सूर्य के अस्त होने पर, उसके बाद में बालक घर पर चले गए। इसको सिंपली आप लिख सकते हो, सभी बालक घर पर चले गए। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी और जो है इसी तरह से हमेशा संस्कृत अध्ययन और देश विदेश की खबरें और लाइव जीके के लिए हमारे चैनल पर बने हुए रहें। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्तुभ्यम। Subscribe to KK Shiksha Guru Sanskrit YouTube channel and also press bell icon to get the latest update. Because इस चैनल पर कक्षा 6 से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत के पाठ प्रश्नोत्तर सहित पढ़ाए हुए हैं तथा संपूर्ण संस्कृत व्याकरण पढ़ाई हुई है। इसके अलावा संस्कृत भाषा दोनों लेवल का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है।